तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, राजी खुशी से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त अमाशय के बारे में। कल हमने ग्रसिका तक लाकर आपको छोड़ा था, ग्रसिका के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके कार्य को मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था कि वहां पर पाचन की किसी प्रकार की क्रिया जो ना वो नहीं होती वहां पर। और एक बड़ी आंत में मैंने बताया था कि वहां तक जो ना पाचन की क्रिया नहीं होती। यानी आहार नाल में दो ऐसे जगह हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अमाशय के बारे में। अमाशय में क्या क्या चीजें जो ना वो होती है मैं आपको बता दूंगा, पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अमाशय के स्ट्रक्चर के बारे में अगर समझा जाए तो सबसे पहले आप देखो अमाशय बाबू मेरे जे शेप्ड होता है। कैसा होता है बच्चे अमाशय? आप देखो यहाँ पर अगर ध्यान से, तो ये जे शेप्ड होता है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ इस प्रकार से बच्चे आपको जो ना देखने को मिलेगा। ये जे शेप बाबू मेरे होता है, इसको हम लोग जे आकार का आप कह सकते हो। अमाशय कैसा होता है? जे आकार का होता है ना। जे आकार का आपको देखने को मिलेगा। देखो जे के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अमाशय में कैसा होता है? जे आकार को देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अगर बाहरी रूप से अगर देखा जाए, बाहर अगर बाह्यतः इसको विभाजित अगर हम लोग करें, ध्यान से सुनिएगा और प्यार से बारी बारी से इसको देखते चलिए। हाँ, तो अगर यहाँ पर इसके बाहरी अगर आकार को हम लोग देखें तो बाहरी अगर इसको देखा जाए तो तीन भागों में इसको बांट दिया गया है। कितने भागों में बच्चे? तीन भागों में इसको बांट दिया गया है। एक को कह दिया गया, इसको कह दिया गया कार्डियक वाला भाग, ठीक है ना, कार्डियक वाला भाग। इसको कह दिया गया पाइलोरिक। क्या कह दिया गया? पाइलोरिक, ठीक है ना बच्चे, पाइलोरिक। तो बच्चे इसको पाइलोरिक वाला भाग कह दिया जाए। इसको भी हमारे फंडस कहिए, फुंडिक कहिए, जो भी कहना कहते रहिए, है ना। तो इसको फुंडिक कहिए या फिर फंडस भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो फंडस कहिए, फुंडिक कहिए, जो भी है। तो इसको तीन भागों में बांट दिया गया है। तो बच्चे आपसे जब कभी पूछा जाएगा अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह देना तीन भागों में। सबसे पहला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, दूसरा को फंडिक कहते हैं, तीसरा को क्या कह दिए हम लोग? पाइलोरिक बाबू मेरे हम लोग इसको कह देते हैं। और अमाशय का काम क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना, है ना। अमाशय का काम क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना, और वहां पर भी पाचन बाबू मेरे वो होता है। तो अमाशय में भोजन कहां से आता है? ग्रसिका से। यानी मुख जो है ना, मुख से ग्रसिका भोजन को लेता है और पहुंचा देता है अमाशय के पास। कहां पहुंचाता है बाबू? अमाशय के पास जो है ना वो पहुंचा देता है, ठीक है ना। अब अमाशय में क्या क्या होता है तो सुनो जरा ध्यान से। अमाशय में भैया हमारे यहां पर आपको मिलेंगे तीन प्रकार के आपको द्रव्य यहां पर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा HCl, HCl मिलेगा एक। HCl कहने का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, एक मिलेगा HCl, एक मिलेगा म्यूकस, ठीक ना। म्यूकस मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्लेष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे को? एक को श्लेष्मा भी कहते हैं। उसके बाद से एक आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजेन आप कह सकते हो, है ना। पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम मिलेगा, पेप्सिनोजेन नामक बाबू मेरे एंजाइम मिलेगा। ये तीन प्रकार के आपको यहां पर जो ना द्रव देखने को मिल जाएंगे। इनका काम क्या होता है बारी बारी से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया आपको कि अमाशय जे शेप्ड होता है, इसको तीन भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। एक को कार्डियक, एक को फंडक या फिर फुंडिक, जो भी कहना कह लो। और उसमें से भैया मेरे क्या है? एक को पाइलोरिक जो है ना वो कहा गया। अब इस अमाशय में देखा जाए तो अमाशय में भी तीन प्रकार के, हालांकि निकलते बहुत प्रकार के हैं, निकलते इसमें बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना ना, है ना। आपको उतना नहीं पढ़ना, याद रखिएगा बस इस चीज को। उतना आपको नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना मैं आपको उतना बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर म्यूकस, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन बाबू मेरे निकलते हैं। और इन तीनों को मिलाकर इसको हम लोग कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं बच्चे इसको हम लोग? इसको हम लोग कह देते हैं मेरे दोस्त, इन तीनों को आपस में मिलाकर हम इसको कह दिए क्या? जठर रस बाबू हम लोग कह देते हैं इसको, ठीक ना। ये महोदय इसमें और भी कई प्रकार के एंजाइम जो है ना वो होते हैं, जिसको यहाँ पे पढ़ना नहीं है तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर। अब इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम जो है ना HCl की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम HCl की बात कर लेते हैं। एक चीज में आप यहां से मैं भूल रहा हूं, जो मैंने कल आपको बताया था, उसमें मैं यहाँ पर वो चीज मैं नहीं बता पाया था, तो मैं यहाँ पर वो चीज बता देता हूं कि मुख में जब भोजन लार से सना हुआ होता है, जब मुख में भोजन किससे सना हुआ होता है? लार से सने हुए भोजन को, लार से सने हुए भोजन को क्या कहते हैं बच्चे? हम लोग कहते हैं बोलस। लार से सने हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। लार से सने हुए भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अगर देखा जाए, यहां पर भी हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा देर रुक जाइए। अब HCl बाबू हम लोग बात करें तो HCl का काम होता है अम्लीय माध्यम तैयार करना। HCl का काम क्या होता है बच्चे? तो HCl का काम होता है, इसका काम महोदय हो जाता है
अम्लीय माध्यम तैयार करना। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब कहोगे गुरुजी काहे ला, हम बताते हैं, है ना। उसके बाद से जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। अम्लीय माध्यम तैयार करना और जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, यानी प्रबल अम्ल में आता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही खतरनाक स्वभाव का होता है। ये बहुत ही खतरनाक स्वभाव का होता है। लेकिन HCl का काम क्या होता है, तो HCl का काम मैंने आपको बताया, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। अम्लीय माध्यम किसके लिए तैयार करता है, तो पेप्सिनोजेन के लिए। आपने यहां पर देखा, तो अम्लीय माध्यम में तैयार करेगा किसके लिए, तो पेप्सिनोजेन के लिए। पेप्सिनोजेन जो है ना वो अक्रिय फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन। यह एक एंजाइम होता है, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में। यह एक एंजाइम होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है भैया। मैं जैसे ही इसको अम्लीय माध्यम मिलेगा ये हो जाएगा एक्टिव। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव। और ये पेप्सिनोजेन जो है ना बच्चे याद रखना, ये पेप्सिनोजेन ना जैसे ये मिलेगा एक्टिव होकर क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। क्या बनाएगा बच्चे, पेप्सिन बना देगा। फिर से सुन लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना। इसको ये पेप्सिन भैया मेरे जना ये बना देगा। अब ये पेप्सिन बच्चे किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा बच्चे, प्रोटीन का पाचन करने वाला है। जैसे पेप्सिनोजेन भी हमारे अम्लीय माध्यम मिला, ये होके एक्टिव होके क्या बन गया, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन जो है यहां पर करेगा। चीजें क्लियर ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बड़े लोगों में तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन कर देता है, लेकिन छोटे बच्चों में, है ना, छोटे बच्चों में दुग्ध का पाचन कौन करता है। प्रश्न आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। छोटे बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है, छोटे बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो ना आप दे दीजिएगा, कल हम जो ना इसका आंसर बताएंगे। तो अब यहां पर पेप्सिन जो ना अम्लीय माध्यम जो ना तैयार करता है किसके लिए, अपने प्रोटीन, ये पेप्सिनोजेन के लिए। पेप्सिनोजेन जैसे अम्लीय माध्यम में आता बन जाता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन बाबू मेरे कर देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, जीवाणुनाशक की तरह। क्या मतलब है जीवाणुनाशक की तरह, तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं क्या वो 100% शुद्ध और स्वच्छ होता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो क्या वो 100% शुद्ध और स्वच्छ होता है, जी ना, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि भी हमारे खुले वातावरण में जीवाणु घूमते रहते हैं। हमने जैसे भोजन को रखा उसके ऊपर आ ही जाएंगे। या फिर मार्केट से हम लोग सब्जी या फल खरीद कर लाते हैं, बिना धोए खा लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस तो आ ही जाएंगे। तो अब बताओ उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें तो हानि पहुंचाएगा ना, कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाएगा ना। जल्दी से बताओ सब लोग मिलकर, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा ना। तो उसको मारने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो मुख में लार होता है, मुख में कुछ लार मार देता है, वहां से बच के आ गए तो यहां पर HCl महोदय बैठे हैं एकदम अपने विकराल रूप में, कहेंगे चल निपट, और उसको निपटा देंगे। तो HCl क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया जो हमारे खाना के साथ आ जाते हैं उसको मारने का काम करता है। फील कर लिए, जैसे गए खेत में और किसी दूसरे के खेत से, हम बार बार ये जो ना एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरे के खेत में गए, वहां से उखाड़ लिए आप गाजर, और गाजर उखाड़ लिए तो खेत में तो पानी है नहीं, क्या करते हो, ऐसे तुरंत ऐसे ऐसे साफ कर देते हो और ऐसे ऐसे पोंछ लेते हो। किसी किसी को लगता है कि साफ करना तो ऐसे पैंट ऊपर कर लेता है और नीचे पोंछ लेता है, फिर खा जाता है। तो वहां पर तो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, जो मिट्टी के साथ आया था वो तो चला गया ना आपके पेट में, फिर तो दिक्कत करेगा ना वो। तो उसको मारने के लिए HCl महोदय है, अब खाओ ढीठे, एकदम निसंदेह होके खाओ, कोई कष्ट नहीं है किसी, खाओ खाओ जितना खाना है उतना आप खाओ, कोई कष्ट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये जीवाणुनाशक की तरह बाबू मेरे काम जो ना वो करता। और ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये प्रश्न जो है ना बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड को इससे मोहब्बत है इस क्वेश्चन से। अम्ल की क्या भूमिका, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो बस ये वाला भूमिका आप अपने भाषा में लिख देना, हालांकि नोट्स के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके ना। अब इसके साथ साथ जब अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि गुरुजी ये सारी चीजें तो ठीक है, हमें समझ में आती है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि आखिर ये जब HCl इतना खतरनाक है तो हमारे अमाशय को क्यों नहीं जला पाता है, हमारे अमाशय को क्षति क्यों नहीं पहुंचाता है। पहुंचाता है, लेकिन वहां पर कुछ बचाने के लिए है।
जब अति हो जाला नू तबे क्षति होला, जब ज्यादा अति होता है तब क्षति होता है। तो पहले उसको बचाने के लिए एक लेयर मिला है अपने को, और वो लेयर कौन सा है? श्लेष्मा का, बोले तो म्यूकस का। अमाशय के आंतरिक स्तर पर एक भी हमें म्यूकस सेल के द्वारा जो है ना, एक ये म्यूकोसा के द्वारा जो है ना, एक क्या कह सकते हो आप, एक तरल पदार्थ जो है वो स्रावित किया जाता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस क्या करता है? अमाशय के आंतरिक जो है ना परत को, आंतरिक दीवार को किसके प्रभाव से? HCl के प्रभाव से बचाने का काम करता है। तभी हमारा क्या, हमारा अमाशय जो है वो सुरक्षित है। अदरवाइज कौन पूछता है, हाँ ले जाता लेकिन खैर जो भी है। तो ये श्लेष्मा क्या करता है? हमारे अमाशय के आंतरिक स्तर को HCl के प्रभाव से बचाता है, समझ लो ना। लेकिन 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 इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होगी। कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम सब फास्टिंग करते हैं, हाँ आप लोग भी फास्टिंग वगैरह करते हो। तो भैया हमारे जब फास्टिंग आप लोग करते हो, या फिर जो लोग भी हैं वो लोग फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है? भूखे पेट रहना पड़ता है। भूखे पेट जो रहते हैं, निर्जल फास्टिंग आप लोग कर रहे हो ना, तो जब शरीर को भूख लगता है तो भैया हमारे अपना एंजाइम सक्रिय तो होगा ही होगा। अब भूख लगा है, हमने कुछ खाया नहीं, एंजाइम सक्रिय हो गया। तो जब एंजाइम सक्रिय हो गया, हमने कुछ खाया ही नहीं, तो वो किसको पचाएगा? तो वो बार बार स्रावित होगा। तो अमाशय के आंतरिक परत पे क्या करेगा मेरे दोस्त? वो अपना अटैक करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। म्यूकस कितना देर तक रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ज्यादा देर तक। तो भैया मेरे फाइनली क्या हो जाता है? वो अमाशय के आंतरिक स्तर तक पहुंच जाता है और उसको डैमेज करता है। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो अल्सर का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पेप्टिक अल्सर, यानी घाव। अल्सर मतलब घाव होता है, वो घाव का स्वरूप ले लेता है, पेप्टिक अल्सर होता है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये कहा जाता है कि आपको क्या ना भैया हमारे समय समय से जल पीते रहना चाहिए, शरबत पीते रहना चाहिए, फलाहार करते रहो। जिन्होंने फास्टिंग का सिस्टम बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है ना, बिल्कुल ही खाली नहीं रहना। शरबत पीते रहो, समय समय से क्या करो? शरबत पी लो, चीनी का घोल से नींबू का घोल लगा के पीते रहो, अच्छा रहता है। तो ये चीजें जो ना बनाई गई है, सिस्टम बनाई गई है पहले से, हाँ। तो वो उससे बचाने का काम बाबू मेरे करता है। तो आपने देखा म्यूकस का काम क्या हो गया, HCl का काम क्या हो गया, और अपना ये पेप्सिन का काम बाबू मेरे क्या हो गया। यहां तक तो कुछ अंश जो ना वो पच गया भोजन का। फिर अब आगे बढ़ेगा, तो इस अमाशय से भोजन पहुंचा आगे छोटी आंत में। कहां पहुंचा बच्चे? अमाशय पहुंचा ये सॉरी भोजन पहुंचा अब छोटी आंत में। कहां पहुंचा? छोटी आंत में, ठीक है ना। छोटी आंत में भी हमारे पहुंचा। अब ये छोटी आंत जो है ना 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो बटा हुआ है ग्रहणी, पहला जो है ना ग्रहणी, सबसे ज्यादा जो है ना पाचन की क्रिया होती है। दूसरा क्या बच्चे? यहाँ पर जेजुनम है, ठीक है। और तीसरा क्या बच्चे? इलियम है। ये छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं ना, ठीक है। तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग बाबू मेरे जो ना अपने पास मौजूद हो गया। किसका? छोटी आंत का। किसका भाई? छोटी आंत का। कितने भाग? 3 भाग जो ना वो होते हैं, जिसको मैंने यहां पर आपको बताया। तो भोजन सबसे पहले कहां पहुंचेगा? तो पहुंचेगा कहां? ग्रहणी में। ग्रहणी कहां होता है बच्चे? तो ये वाला भाग, क्षुद्रांत का पहला भाग यहां पर है। ये वाला भाग जो दिख रहा है ना बच्चे, ये वाला भाग, तो ये होता है ग्रहणी। इस ग्रहणी में आपके किसके किसके स्राव मिलेंगे? तो ये लीवर है। क्या है बच्चे? ये लीवर है, इसका स्राव मिलेगा। स्राव कहने का मतलब क्या? जो लीवर जो ना अपना जो भी रस छोड़ेगा वो किसको मिलेगा? वो जाके जमा होगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जमा होगा, जिसको हम लोग पित्त भंडारण कह दो या फिर उसको पित्ताशय कह दो, वहां पर जमा होगा। और जब आवश्यकता पड़ेगा तो वो मिलेगा किसको? ग्रहणी को, यानी छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग को मेरे वो मिलेगा उसका स्राव। चलो बोलो, क्लियर ना? कोई कष्ट वष्ट हो तो बता देना। चीजें क्लियर ना? तो अब चलो जरा ध्यान से, अब इस ग्रहणी को पढ़ने से पहले 2 चीजें हम यहां पे पढ़ लेते हैं, है ना। पहला चीज हम पढ़ लेंगे लीवर। लीवर बोले तो यकृत। और दूसरा चीज हम लोग पढ़ लेंगे अग्न्याशय। ओके, तो पहला लीवर, दूसरा अग्न्याशय बाबू मेरे हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, काम अपना बन जाएगा ना। तो पहला जरा ध्यान से देखिए, यहां पर लीवर की अगर हम लोग बात करें बच्चे, लीवर से स्रावित होता है पित्त। क्या होता है बच्चे? पित्त जो ना वो स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है। अब मैं आपको यहां पर क्लियर कट मैं आपको बता दूं यहां पर
कि पीत का काम बाबू मेरे क्या होता है, जरा ध्यान से और प्यार से देखते चलना। पीत की अगर हम लोग बात करें तो पीत जो ना वो सबसे पहले तो ये जमा कहाँ होता है, तो जब लीवर पित्त स्रावित करता है तो ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है बच्चे, पित्ताशय में। आपको पित्ताशय दिखाऊं, हाँ मैं आपको पित्ताशय दिखाऊं, पित्ताशय ये रहा है ना, पित्ताशय ये रहा, जो हरा 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 कलर का होता, नहीं कहते गाल ब्लैडर, नहीं कहते गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया हमरे। तो यह हो गया, ये हो गया लीवर अपना, ये हो गया लीवर, और लीवर में होता अपना गाल ब्लैडर, जहां पर पित्त जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से प्यार से सुनना। तो अब यहां पर बच्चे देखा जाएगा तो पित्ताशय में क्या जमा हुआ बच्चे, पित्त जमा हुआ। क्या जमा हुआ, पित्त जमा हुआ। अब पित्त के काम की बात करें अगर हम लोग, तो वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त का क्या करता है मेरे दोस्त, पित्त का काम क्या है, वसा का इमल्सीकरण। क्या होता है बच्चे, वसा का इमल्सीकरण करने का काम जो ना वो करता है कौन, पित्त। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी ये इमल्सीकरण का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। चलो यहां पर बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने अलकतरा का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा अलकतरा, जिसको हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में उसको कहते हैं, और शायद उसको तारकोल कहते हैं शायद, है ना, तारकोल। ठीक है, अपने जो भी स्टैंडर्ड जो है उसमें कहते हैं। तो जो अपना अलकतरा जो होता है वो थोड़ा सा ठोस फॉर्म में होता है। कभी आपने रोड को बनते हुए आपने देखा होगा तो बड़े बड़े ड्राम में भर के आता है इमल्सन। क्या आता बच्चे, इमल्सन का नाम आपने सुना होगा सबने। जब रोड बनता है मेरे दोस्त तो क्या आता है, आपने नाम सुना होगा, आता है इमल्सन, सबने सुना होगा नाम। वो इमल्सन क्या होता है, वहीं तो तारकोल का क्या होता है, इमल्सिफाइड रूप होता है। यानी तारकोल जो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में था उसको छोटी छोटी गोलिकाओं के फॉर्म में बदल दिया गया और वो हो गया इमल्सन। क्या हो गया, इमल्सन हो गया, और वो तरल फॉर्म में हो गया। अब उसको उठाता है लो जार में और आराम से रोड पे ऐसे ऐसे जो है वो डालता है, तो वो क्या हो गया, वो इमल्सन होता है कि नहीं है, वो इमल्सन। तो वही तारकोल का ही जो है ना भैया में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो इमल्सन हो गया, उसमें और कुछ मिलाया गया होगा जो भी है। लेकिन यहाँ पर वासा का इमल्सीकरण कहने का मतलब क्या है, दूसरा कुछ थोड़ी है। वासा जो हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ कितने, मतलब खाद्य पदार्थ में हम कितने चीजों को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो खाद्य पदार्थ में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, प्रोटीन को लेते हैं बच्चे ध्यान से सुनना, और क्या लेते हैं, वसा को लेते हैं, और साथ में कुछ विटामिन लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ मिनरल्स लेते हैं, यही लेते हैं, इसके अलावा और कुछ लेते हैं क्या, नहीं ना सर, बस बात खत्म। तो हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग इसी को तो ग्रहण करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन कुछ लेते हैं, कुछ अपना मिनरल्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसमें वसा जो हम लोग लेते हैं वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में होता है। तो जब ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में होता है तो उसमें एंजाइम बाबू मेरे एक्ट नहीं कर पाता है, एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाता है। किस पे, उस बड़ी बड़ी गोलिकाओं पे, उस बड़ी बड़ी गोलिकाओं पे एंजाइम कार्य अपना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, तो उसको इमल्सिफाई करना जरूरी होता है, उसको इमल्सीकृत करना जरूरी होता है, उसका पायसीकरण करना जरूरी होता है। इमल्सीकरण क्या है, ये थोड़ा सा इंग्लिश से बना, इमल्सिफिकेशन को इमल्सीकरण का, इसको पायसीकृत कर दिया जाता है। जैसे आपने दूध देखा होगा सुधा का, देखना उस पर लिखा हुआ होता है, फील करो चीजों को, देखो समझो, नहीं समझोगे कैसे काम चलेगा। आपने सुधा का दूध देखा होगा, उस पर देखना पायसीकृत लिखा हुआ होता है, देखना पायसीकृत लिखा हुआ उस पर होता है, आप देख सकते हो, वहां पर मिलेगा आपको। वही है, वासा का इमल्सिफाई कर दिया गया उसको क्यों, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से पचे आपके शरीर में, है कि नहीं है, तो उसमें पायसीकृत वही है, इमल्सिफिकेशन वही है। तो वहां पर आप देखना उस पे पैकेट पे लिखा हुआ होता है पायसीकृत, ठीक ना, इमल्सिफाइड सुधा दूध, आप खाए स्वस्थ हो जाए, है कि नहीं है, वैसा। तो यहां पर भी वसा जो है ना बड़ी बड़ी गोलिकाएं जो है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में होता है वसा, और उस पे जो है ना क्या नहीं काम करता है, मतलब एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाते, तो फिर उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना का काम होता है। तो उसका काम करता है कौन, पीत। कौन करता है, पीत करता है। अब पीत क्या करता है, जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, है ना, वसा के जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, वसा के बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है, मेरे तो जल्दी से बता दो, गोलिकाओं को
छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। हाँ, गोलिकाओं में बदलना क्या कहलाता है? वासा का इमल्सीकरण कहलाता है। वासा के बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देना वासा का इमल्सीकरण कहलाता है। बस बात खत्म, और क्या चाहिए इसके अलावा? और कुछ नहीं ना, बस हो गया खेला। तो अब वासा का इमल्सीकरण हो गया, अब क्या होगा आगे जो ना फर्दर आगे का काम जो ना वो चलेगा, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब पित्त आपने देखा है नहीं देखा है? कलेजी मैं आपको बता देता हूं, आप देखना मुर्गा का कलेजी, मुर्गा तो सबने खाया होगा, मुर्गा के कलेजी में एक हरा हरा कलर का होता है, आपने देखा होगा, जिसको वो निकाल करके जो भी कटर होता है उसको निकाल करके फेंक देता है। जानते हो स्वाद बहुत कड़वा होता है। ये पित्त जो है ना स्वाद में बहुत कड़वा होता है। कभी कभी डकार आता है ना, तब ये देखना, कभी कभी आपने डकार लिया होगा तो ऐसा फील होता है यार कितना कड़वाहट आ गया। वही है वही है वही है ना, वही है वही है, ठीक है ना। कभी कभी मुंह जो ना कड़वा हो जाता है, तो वही है, मिलाना उस चीज को, ठीक है ना। तो आपने खसी का जो ना आपने देखा होगा लिवर, जिसको कलेजी कहते हैं, उसी कलेजी को जिगर भी कहते हैं ना। लिवर को जिगर कहो, यकृत कहो, कलेजी कहो, उसी में भी हमें लगा हुआ होता है पित्त, वही होता है, ठीक ना, वही करता है वासा का इमल्सीकरण। बात क्लियर ना? इतनी सी बात आपको समझ में आओ। चलिए अब दूसरा नंबर पे आते हैं महोदय अग्न्याशय। दूसरा नंबर पे कौन आते हैं? अग्न्याशय आते हैं। अग्न्याशय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने यहाँ पर अभी ग्रंथि नहीं पढ़ा है, ग्रंथि हम आगे पढ़ाएंगे, तो खैर लेकिन फिर भी यहाँ पे जान लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं बाह्यस्रावी। ये किस प्रकार ग्रंथि होता है बच्चे? ये होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, लगे हाँ। बाह्यस्रावी भैया मेरे ये होता है लिवर। बाह्यस्रावी कहने का मतलब क्या? जिस ग्रंथि में पाइप के द्वारा उसके स्राव को भेजा जाए, या फिर जिस ग्रंथि में पाइप जो ना वो लगा हो, पाइप के द्वारा उसके स्राव जो है ना उसका परिवहन करवाया जाए, वो क्या होता है? बाह्यस्रावी होता है, ठीक है ना। तो लीवर जो है ना वो बाह्यस्रावी ग्रंथि बाबू मेरे होता है। यह अपने स्राव को पाइप के माध्यम से छोटी आंत में देने का काम जो है ना वो करता है, इसलिए बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चीजें क्लियर? अब बारी आती है अग्न्याशय की। किसकी बारी आती है? अग्न्याशय की। याद रखना अग्न्याशय अच्छे तरीके से। अग्न्याशय को हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कह दिए? इसको हम लोग पैंक्रियाज बाबू मेरे कह दिए। अग्न्याशय को हम लोग क्या कह दिए? पैंक्रियाज कह दिए। बस बात खत्म, दूसरा कुछ है नहीं। समझ रहे हो? दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है क्लियर? इतनी सी बात आप बस समझ लो। इसको पैंक्रियाज कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम। सबसे पहले तो ये किस प्रकार की ग्रंथि होगी? तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना। ये अंतःस्रावी भी होती है, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें। और क्या होता है? बाह्यस्रावी भी होता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनना, प्यार से देखते चलो, यहां पर मिस मत कर देना एक भी चीज। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी की हम लोग बात करें तो अंतःस्रावी जो अपना स्राव सीधे रक्त में डालता है बिना किसी नली के सहायता से, इसको नलिका युक्त भी कह देते हैं, है ना। नलिका बाह्यस्रावी कहने का मतलब क्या? नलिका युक्त ग्रंथि। नलिका युक्त, नलिका यानी उसमें नली होगा। ये क्या होगा? ये नलिका युक्त भी होगा और नलिका विहीन भी होगा। यानी कहने का मतलब ये अपने स्राव को ब्लड में भी देता है, रक्त में भी देता है, और ये अपने स्राव को कहां देगा? छोटी आंत में भी देता है। तो इसमें पाइप भी लगे हुए होते हैं और बिना पाइप का भी होता है कुछ काम। तो इसलिए ये दोनों प्रकार का होता है, इंडो और एक्सो दोनों होता है। यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भी हमारे ये ग्रंथि जो है वो होता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम बाबू मेरे यहाँ पर मुख्यतः स्रावित होते हैं। एक होता है अपना कौन, मैं आपको बताऊं यहां पर, एक होता है एमाइलेज, ठीक है बच्चे, है ना। एक होता है ट्रिप्सिन, और एक क्या होता है? एक एमाइलेज हो गया, एक ट्रिप्सिन हो गया, एक हो गया लाइपेज। हालांकि निकलते और भी कई सारे हैं, लेकिन हमें यहां पर बस 3 चीजों को पढ़ना है। साथ ही साथ यहां पर एक हार्मोन भी स्रावित होता है, मैं यहीं पर बता देता हूं। उस हार्मोन का नाम है भैया मेरे क्या? इंसुलिन। हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उस हार्मोन का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं इंसुलिन, हिंदी में लिख दे इंसुलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चे? इंसुलिन है। अग्न्याशय जो है हार्मोन भी स्रावित करता है ना, इसलिए तो वो अंतःस्रावी है।
बाह्य स्रावी की बात करें अगर, तो भैया हमारे पाइप के द्वारा ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन और क्या यहाँ पर लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम जो है बाबू मेरे ये स्रावित करते हैं, ठीक है ना। अब एमाइलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मैं यहाँ पर सीधे शॉर्टकट लिख देता हूं, आप समझ लेना। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है ना भैया हमारे ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका बच्चे, प्रोटीन का करता है। और लाइपेज वसा का पाचन बाबू मेरे करता है, याद रखना। किसका पाचन करता है बच्चे, वसा का पाचन करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, चीजें क्लियर ना। तो ये दोनों लीवर और अग्न्याशय का काम बाबू मेरे आपके पास जो ना वो हो गया। लीवर और किसका, अग्न्याशय का काम बाबू मेरे ये हो गया। अब चलो जरा ध्यान से प्यार से सुनना, एक चीज मैं आपको बताया क्या, नहीं बताया ना, लार से सने हुए भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। और भी हमारे जो अम्लीय, जो अमाशय में जो भोजन होते हैं ना, अमाशय में जो भोजन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है नहीं, उसको हम लोग कहते हैं काइम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय में जो अम्लीय भोजन होता है ना, अम्लीय भोजन, अम्लीय भोजन को हम लोग क्या कह दिए यहाँ पर, अम्लीय जो भोजन होता है उसको हम लोग कह दिए काइम, काइम कहते हैं। मुख में हो गया लार से सने तो उसको हम बोलस कह दिए, और जो अम्लीय हो गया उसको हम क्या कह दिए, काइम कह दिए। इतनी सी बात नहीं समझ सकते हो, समझ गए, बताओ जल्दी से फटाफट, चीजें क्लियर। अब और कुछ जानना है क्या इसमें, नहीं ना, बस हो गया खेल खत्म। अब चलो, अब छोटी याद की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा श्वसन कहाँ से आगे घुस गया, अभी थोड़ी श्वसन में आएंगे, छोटी याद की बात कर देते हैं, ठीक है। छोटी याद में मैंने अभी बताया आपको, ठीक ना, छोटी याद में ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक ना। तो यहीं पर देख लेते हैं, सुनो जरा ध्यान से। ग्रहणी में ये सारे जो ना आपके निकलेंगे, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अपना पाचन होगा। कुछ जो भी चीजें हैं, जो भोजन का जो पार्ट है, जहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होगा। उसके बाद से जो कुछ बच जाता है उसमें से निकलता है ग्रानिस नहीं, छोटी आंत से निकलता है मेरे दोस्त। छोटी आंत में ये होता है क्या, सक्कस एंटेरिकस, याद करना, सक्कस एंटेरिकस। क्या होता है बच्चे, सक्कस एंटेरिकस नामक एक स्राव होता है, सक्कस एंटेरिकस, जिसको आंतरस भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरस कहते हैं। देखना बाउंस ना कह जाए कर जाए, आंतरस बाबू इसको हम लोग कहते हैं। तो सक्कस एंटेरिकस कहां से स्रावित होता है, तो छोटी आंत से स्रावित होता है। अब जितने भी जो बच गए, बचे खुचे जो भाग है, वो सब क्या हो जाएंगे, यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन बाबू हो गया। और इस डाइजेशन को लेकर के ये पहुंचेंगे कहां, इलियम के पास। अब जो पचित भोजन है, जो पच गया भोजन, एकदम कंप्लीट रूप से एकदम तरल अवस्था में आ गया, पच के एकदम मतलब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ये पचने के बाद पहुंचेंगे इलियम के पास। इलियम में होगा क्या बच्चे, अवशोषण। मैंने आपको पहले ही बताया था, इलियम में क्या हो गया, इलियम वाला भाग देख लो यहां पर। तो भैया मैंने आया, ये बीच में भैया जेजुनम हो जाएगा। लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, ठीक ना। इलियम, इलियम में भैया मैंने क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक ना। जितने भी क्या बोलते हैं, जो पचित भाग है भोजन का, वो अवशोषण किसके द्वारा, तो इसमें एक अंगुलिनुमा प्रवर्ध पाया जाता है। अंगुलिनुमा प्रवर्ध बाबू मेरे इसमें पाया जाता है संरचना, अंगुलिनुमा संरचना भैया मेरे इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। समझना, दीर्घरोम कहते हैं। तो आपसे कहा जाएगा, बताइए अवशोषण के लिए छोटी आंत को किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। अब ये दीर्घरोम जो है ना, वो क्या करता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ना। ये दीर्घरोम का काम क्या होता है, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। अब आपके मन में प्रश्न मैंने डाल दिया है, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, ये क्षेत्र को बढ़ाता है, बढ़ा देता है। ओके बच्चे, बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है, अवशोषण की क्रिया, अवशोषण का दर जो है वो बढ़ जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताएं कि छोटी आंत को अवशोषण के लिए किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। हाँ, छोटी आंत को अवशोषण के लिए किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। तो आप सीधे सीधे कहा गया कि छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, है ना, आप कह सकते हो बहुत सारे अंगुलिनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसको दीर्घरोम कहते हैं, जो अवशोषण के, है ना, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण के दर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
हो गया, इतना सा आपको लिख देना है, बस बात खत्म। तो अवशोषित भैया मेरे अवशोषण हो गया भोजन का। अब भैया मेरे भोजन अवशोषित होकर रक्त में चला गया, रक्त में चला गया। अब वहां से वो कोशिका के पास पहुंचेगा, हम परिवहन में उसको देखेंगे। अब जो पचा हुआ भोजन था वो अवशोषित होकर के कहां दे दिया गया, रक्त को दे दिया गया। रक्त जो है ना वो कोशिका पहुंचाएगा, हम परिवहन में उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, अब सब चीज नहीं पचा, अब कुछ बच गया ना, तो अब बच गया मेरे दोस्त, तो बड़ी आंत में भैया मेरे वो आएगा, कहां आएगा, अब भैया मेरे बड़ी आंत में जो ना वो आएगा, ध्यान से सुनना, बड़ी आंत में आएगा। जो भी अपचित भोजन होगा वो बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, मैं फिर से बताऊं, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब यहां पर क्या होता है बस समझ लो, यहां पर जितने भी अतिरिक्त जल होते हैं केवल उसका अवशोषण होता है। बड़ी आंत में बच्चे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, बस इतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता बच्चे, जल का अवशोषण होता है। अब यहां पर आ जाओ, मैं यहीं पे बता देता हूं, काम खत्म करता हूं, सुनो। तो भैया अब बड़ी आंत में क्या हो गया, पहुंच गया, अपना सारा कार्यक्रम बड़ी आंत में पहुंच गया, जल का अवशोषण हो गया, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको मलाशय में जमा करके जब आवश्यकता होता है तो भैया में क्या होता है, गुदा द्वार द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। 2 पॉइंट यहां पर मैं बता दूं। पहला चीज कि बड़ी आंत में अवशोषण होता है केवल किसका, जल का। तो आपने देखा होगा, अगर आप नियमित रूप से शौच आप नहीं जाते हो, अगर आप नियमित रूप से शौच नहीं जाते हो तो अगले दिन आप ये फील करते हो कि भैया मेरे जो ना कॉन्स्टिपेशन का शिकायत आपको हो जाता है, जिसमें क्या होता है, स्टूल यानी मल जो है ना, मल बोले तो अपना जो भी पैखाना वगैरह, जो भी लैट्रिन कह दो यार, उसको लैट्रिन कह दो, है ना, वो क्या हो जाता है, वो हार्डर होते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है, और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत बाबू मेरे हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो इसीलिए नियमित रूप से शौच जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितना देर तक वो छोटी बड़ी आंत में रुकेगा उतना जल का अवशोषण बाबू मेरे उससे होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, समझ रहे हो ना। अब चलो सुनो, एक चीज और मैं बता दूं इसके साथ साथ, छोटी आंत बड़ी आंत से जहां पर मिलता है उसको कहते हैं, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, यानी जो ये संरचना आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये संरचना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है विनोद, देखो ये संरचना आपको दिख रहा है ना बाबू, ये वाला संरचना, इस संरचना को हम लोग कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं बच्चे, सिक्कम। यानी यह एक थैलेनुमा संरचना होता है जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, सिक्कम देखो कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं भैया हमने क्या, सिक्कम कहते हैं, है ना, सिक्कम डबल का है, तो वहां उसको हम लोग कह देते हैं सिक्कम कह देते हैं, ठीक है ना। और इसी बड़ी आंत में एक इधर बाहरी जो ना बाहरी उभार आपको देखने को मिलेगा, एक अंगुलिनुमा संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अंगुलिनुमा संरचना जो है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिशेषिका कह देते हैं, या फिर इसी को हम लोग अपेंडिक्स कह देते हैं, जो हमारे शरीर का अवशोषी अंग होता है। अवशोषी कहने का मतलब बेकार अंग होता है, इसका कोई काम अब हमारे शरीर में नहीं रह गया है। ये पहले के जमाने में एक्टिव रहा करता था, बट अब ये हमारे शरीर में इसका कोई काम बाबू मेरे नहीं रह गया है। चीजें क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो बोलो जल्दी से फटाफट, बस जय जय। तो यहां से भी हमारे आपने मल को डिस्चार्ज कर दिया, बहिक्षेपण की क्रिया समाप्त हो गई, बस बात खत्म। अवशोषण हुआ, स्वांगीकरण के लिए कोशिका में भेज दिया गया, बस बात खत्म हो गया, आपका यहां से पाचन समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको नोट्स मिलेगा, पढ़ लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। चीजें क्लियर ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भैया हमारे क्या, अपना श्वसन पढ़ेंगे। अब श्वसन पढ़ेंगे, अब जो अवशोषित भोजन है ना उसका विखंडन कैसे होता है, उससे एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।